हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। फ्रेंड्स, आज का जो मार्केट का माहौल है उसमें ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। और ऐसे समय में लोगों को खासकर जो बैक टू बेसिक्स अगर कहे वैसी चीज़ें याद आती है। तो बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग या मार्केट से पैसा बनाना हो अगर, तो जो हमारे जो वॉरेन बफेट, बेन ग्राहम, ये जो कह के गए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट एंड प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्ट्रैटेजी। तो आज हमारे साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करने के लिए हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। इनके साथ हमने ऑलरेडी एक शो पहले किया हुआ है। ये इन्होंने आईआईटी मद्रास से एमटेक किया हुआ है और लगभग 4 साल एलएनटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पे काम करने के बाद इन्होंने इन्वेस्टिंग की तरफ जाना प्रेफर किया और फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में और लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज से कैसे आप बाज़ार में ऐसे माहौल में पैसा बना सको इसके ऊपर गाइड कर रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं निखिल गंगिल जी का। निखिल जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू वंस अगेन। काफ़ी समय बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। पिछली बार हमने मल्टी बैगर्स कैसे ढूंढे इसके ऊपर बात की थी और वो बाज़ार का जो माहौल था उसमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग और कैसे आप मल्टी फोल्ड रिटर्न्स कम समय में कमा सको इसके ऊपर बात की थी। आज हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो द स्टेज इज़ ऑल योर्स। सबसे पहले थैंक तो यू आज के मार्केट के बारे में कुछ बात कीजिए। थैंक यू अपूर्व जी। इट इज नाइस ऑलवेज कनेक्टिंग विथ यू। यू आर सच अ वार्म पर्सन। एंड पिछली बार भी हमने किया था एंड वी हैड डिस्कस्ड अ होल बंच ऑफ स्ट्रेटजीज जिनको यूज करके कोई भी एक जनरल रिटेल इन्वेस्टर मल्टी बैगर की तरफ बढ़ सकता है। और आज डेफिनेटली हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करेंगे। एंड उसमें सबसे बड़ी बात यह कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सही तरीके से कैसे की जाए उस चीज पर फोकस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि न्यू भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं नए नए, और उनको लगता है कि मार्केट में 10-20-15% करेक्शन हो गया, वो स्टॉक जिसने 10 गुना कर दिया था 15-20% करेक्ट हो गया, उसको खरीद लेता हूँ, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। तो क्या वो सही तरीका है? क्या अगर नहीं है तो क्या सही तरीका है, उस पर फोकस करेंगे। एंड एज यू राइटली सेड, times are very volatile, and these are the time when people move to value investing। और मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, तो डेफिनेटली इसको हमको करना चाहिए। थैंक यू। सो एक्चुअली इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बाज़ार में कैसा रहता है कि हर एक स्ट्रैटेजी का एक अपना टाइम और शेल्फ लाइफ होती है। कि जब एक बाज़ार अप ट्रेंड में होता है तो देर आर 4 फेजेस ऑफ द मार्केट। एक अक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और डाउन ट्रेंड। कोई भी बाज़ार हो, कोई भी चीज़ हो, ये लगभग इसी फेज से गुजरती है। तो जब अप ट्रेंड होती है तब आपका ब्रेकआउट और मोमेंटम और हाई रिस्क वाली जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, आप नेकेड कॉल और या पुट बाय कर लो और उसमें पैसा बन जाता है। लेकिन जब बाज़ार घूमता है तो ये सब स्ट्रेटजीज काम करना बंद कर देती है। तो आपको अपनी जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है उसको इवॉल्व करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके का माहौल है उस प्रकार से आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कीजिए तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। तो फिलहाल का जो माहौल है उसमें आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग फोकस अगर रखे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक बहुत सही बात बोली यू हैव आपने। बीन डूइंग वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो या आई थिंक आज बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है और जो हम इस बाज़ार में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। राइट राइट राइट, दैट्स वेरी ट्रू। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से हम मार्केट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। साइडवेज में आपका डिस्ट्रीब्यूशन और वो दोनों आ गया। तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, अप ट्रेंड में तो आप अच्छा करते ही हैं क्योंकि हर कोई अच्छा कर रहा है।
डाउन ट्रेंड में चूंकि हर किसी का पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, आपका भी जाता है, बट लेट्स से मार्केट जैसे अगर 15-20% गिर रहा है तो आपका 7.5 से 10% गिरता है, क्योंकि आपके पास वैल्यू पिक्स होते हैं। और साइडवेज मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टर कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं, क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेस होता है। मार्केट करेक्शन को आप अगर समझो, तो मार्केट करेक्शन इज नथिंग बट द रीबूट ऑफ द मार्केट। एक जगह से कैपिटल निकलता है और दूसरी जगह कैपिटल घुसता है। तो वो जो दूसरी जगह है वो क्या है? वो वैल्यू कंपनीज है। जो कंपनीज आपने अच्छे अच्छे प्राइसेस पे खरीद के रखी, जिसका वर्थ 100 रुपए है, आपने 60 रुपए पे खरीद के रखा, वो जब मार्केट में से एक जगह से पैसा निकलता है, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनके पास बड़ा पैसा है, वो वहीं घुसते हैं जहां वैल्यू है। और वैल्यू वहीं होता है जहां क्वालिटी तो होता ही है, बट वैल्यूएशन भी होता है। तो उस चीज पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे आज। ज़रूर ज़रूर। चलिए, तो आपने हमारे लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है, तो लेट्स बिगिन विद दैट। ग्रेट, थैंक यू। सो जैसा कि हमने बात की, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द राइट वे, व्हाट इज द राइट वे टू इन्वेस्ट थ्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग, हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मिथ्स को हम तोड़ेंगे। लेट मी जस्ट गिव यू माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। हाई, माई नेम इज निखिल गांगिल। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, INS 00000947। मैं को फाउंडर हूँ और सीईओ हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी एडवाइजर का। हमारी कंपनी इस देश में करीब करीब 1500 से 2000 लोगों को वैल्यू एडवाइजरी देने का काम करती है। पिछले 3 साल के अंदर हमने जो एडवाइजरी चालू करी है, उसके अंदर हमारा AUA 150 से 155 करोड़ तक पहुंचा है। मैं एक्स IIT मद्रास हूँ, एक्स LNT, एक्स वर्ली हूँ। आई हैव वर्कड ओवरसीज, आई वर्कड इन इंडिया, एंड नियरली 40,000 people follow us on the various social media accounts for taking our advisory about our strategy, about our insights. एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जो भी स्टॉक हम डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज हैं, और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हम लोग प्रेजेंट करते हैं। हमारा व्यू बाइज्ड हो सकता है। तो मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से चालू करना चाहूंगा अपूर्व जी। क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको मैं बोलता हूँ, थोड़े से फनी भी हैं, बट एक रियलिटी है, थोड़ी सी पेनफुल रियलिटी है, आई वुड से। तो व्हाट आर दोज क्यूरियस केसेस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर? जितने भी मार्केट में लोग नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो हमेशा इन ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिन कंपनीज में फंडामेंटली बहुत अच्छा किया है पिछले 3-4 साल में, और स्टॉक ने भी बहुत अच्छा किया है, 6 से 7 गुना स्टॉक हुआ है। तो वो कंपनीज के बारे में वो देखते हैं, उनको स्टडीज करते हैं, और हमेशा ये होता है 99% कि आपने बाय किया एंड द स्टॉक फॉल्स डाउन, राइट? कितनी बार ये होता है जब आपने स्टॉक को खरीदा और स्टॉक गिर जाता है? आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट में 1 या 2 साल से हैं, और द स्टॉक डज वेरी वेल, इट डज 6x 7x, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे थे, फाइनेंशियल्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, और स्टॉक ने बहुत अच्छा किया। आपने एकदम टॉप पर बाय नहीं किया, स्टॉक ने करेक्ट किया 15 से 20%। आपको लगा कि अब आप एज अ वैल्यू इन्वेस्टर उस कंपनी को खरीद सकते हो, एंड जो दूसरे पैरामीटर्स भी हैं, जैसे कि MACD, RSI, या फिर दूसरे जो ब्रेकआउट पैरामीटर के बारे में हमने बात करी, वो आपको बोल रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, यहां से भी ये स्टॉक 6 गुना से 7 गुना बनाएगा। यू बाय दैट स्टॉक एंड स्टॉक फॉल्स डाउन मोर। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो पिछले 3 से 4 साल से करेक्ट कर रहा है, आपने देखा कि 60 से 70% स्टॉक करेक्ट कर चुका है, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे इस लेवल पर है मार्केट में, आपको भी 5 से 6 साल हो गया है, तो आप प्रॉपर वैल्यूएशन को समझते हो, एंड यू बाय द स्टॉक एंड इट डज नथिंग फॉर 2 years 3 years। स्टॉक कुछ नहीं करता है, लगाड़ बन के रहता है, कोई +20% -20% करता है, और बेसिकली आपको कोई भी रिटर्न्स नहीं देता है। और जो चौथा क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर है, वो फनी है। आपने कोई स्टॉक खरीदा, 2 से 3 साल तक लगाड़ रहा, और +20% -20% करता रहा, और आपको लगा कि यहाँ से फाइनेंशियल्स भी अच्छे नहीं हो रहे हैं, स्टॉक भी अच्छा नहीं कर रहा है, आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, और स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 99%, 100% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स गो थ्रू दीज 4 क्यूरियस केसेस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। और ये क्यों होता है? बेसिकली मैं आज आपके साथ 3 सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, अपूर्व जी।
जो किसी भी स्टॉक को अच्छे लेवल पर खरीद कर अच्छे लेवल पर बेचने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे, किस तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग हम करेंगे। और ये वाला जो है मेरा सीक्रेट नंबर 3 होगा। तो इतना मैं थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ देना चाहता था, राइट। 3 सीक्रेट के बारे में मैंने आपसे बोला कि हम डिस्कस करेंगे। सीक्रेट नंबर 0 से चालू करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो ओपन सीक्रेट है, बट बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। क्योंकि मैं इसके बारे में बात करता हूँ कभी भी जब मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ या एजुकेशनल सेशंस लेता हूँ, और मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ यही नहीं जानते हैं। और मुझे इसीलिए लगता है कि इस चीज के बारे में अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ, 30 सेकेंड्स का। वो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन कर सकते हैं एक कागज के पर। तो क्वेश्चन ये है कि ए इन्वेस्टर स्टार्टेड हिज जर्नी इन 2017 एंड मेड दीज रिटर्न्स। 2018-19 आपको पता है कि मार्केट में एक करेक्शन आया हुआ था, स्मॉल कैप में खासकर। और निफ्टी के स्टॉक्स भी उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बट इट वाज ओके। तो 2018 और 19 में मान लीजिए इन्वेस्टर ए ने -15%, -15% रिटर्न बनाया। और 2020 में उन्होंने 65% रिटर्न बनाया, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा बुल मार्केट था, राइट। और इन्वेस्टर बी ने भी अपनी जर्नी 2017 में चालू की, उन्होंने -35% रिटर्न बनाया। और 2020 और 21 में 100% रिटर्न बनाया। तो किसने ज्यादा पैसा बनाया इन दोज 4 ईयर्स? मैं आपके व्यूअर्स को आग्रह करूंगा कि वीडियो पॉज करके 30 सेकंड के अंदर अंदर ये आंसर निकालें। ज्यादातर टाइम्स मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं और 40% लोग मुझे बोलते हैं कि इन्वेस्टर बी ने ज्यादा पैसा कमाया और इन्वेस्टर ए ने कम पैसा कमाया। जबकि 60% लोग करीब करीब मुझे बोलते हैं कि इन्वेस्टर ए ने ज्यादा पैसा कमाया। इसका सही आंसर ये है, इन्वेस्टर ए मेड 2x ऑफ हिज कैपिटल एंड इन्वेस्टर बी इज ओनली अप बाय 70%। Investor A made 18% CAGR, while investor B only made 14.1% CAGR। इस प्रॉब्लम को हम दोबारा से देखते हैं। इन्वेस्टर ए ने 2018 एंड 19 में 15-14% लूज किया, एंड 20 एंड 21 में 65% ही कमाया सिर्फ। जबकि इन्वेस्टर बी ने 35% लूज किया और 2020 एंड 21 में 100% कमाया, जो कि 65 से बहुत ज्यादा होता है। But even after that, investor B made very very less amount of money than investor A। अभी ऑडियंस में 3 ही टाइप के लोग हैं। एक, जिनको मैथ क्लियर आ गया, उनको पता है इन्वेस्टर ए ने ज्यादा पैसा कमाया, कुडोस, आपका मैथ इंटेक्ट है, वेरी गुड। दूसरे टाइप के लोग हैं जिनको लगा कि इन्वेस्टर बी ने ज्यादा पैसा कमाया, तो उनको थोड़ा मैथ पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनको सीएजीआर समझने की जरूरत है कि सीएजीआर किस तरह से काम करता है। और तीसरे तरह के लोग, जिनको ये समझ में आया कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। मैंने ये क्वेश्चन पूछा बिकॉज ऑफ दिस। तो दिस इज माई सीक्रेट नंबर 0 ऑफ टुडे। द कंपाउंडिंग वर्क्स इन योर फेवर व्हेन यू लूज लेस, नॉट व्हेन यू मेक मोर। अगर आप कम लूज करते हैं जब बियर मार्केट है, तब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा पैसा कमाते हैं, ना कि जब आप ज्यादा लूज करते हैं और ज्यादा बनाते हैं। आप कम लूज करते हैं, कम बनाते हैं, यू डू वेरी वेरी वेल। आप ज्यादा लूज करते हैं, ज्यादा बनाते हैं, यू डू वेरी वेरी बैड। एंड दैट अगेन ब्रिंग्स मी टू द इंट्रोडक्शन, जब आपने ऑप्शंस के बारे में बात की। हम बुल मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। कुछ बुल मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर्स 70-70, 80-80%, 100-100% सीएजीआर भी बना लेते हैं पूरे एक साल में। लेकिन जब बीआर आता है तो क्या होता है? वो उस कैटेगरी में, बी कैटेगरी में आ जाते हैं, और उनका पैसे का कैपिटल लॉस हो जाता है। और बेसिकली 4 साल बाद जब वो अपना देखते हैं, तो उन्होंने कुछ तो 60-70% बनाया, जैसा कि इस केस में हमने देखा। और उसमें भी उनका एसटीटी और दूसरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इतना ज्यादा होता है कि उनको बेसिकली जो हाथ में बचता है वो बिल्कुल भी नहीं बचता है। मुझे पता है कि इन्वेस्टर्स आर स्मार्ट पीपल, पीपल आर स्मार्ट, दे इवेंचुअली अंडरस्टैंड दैट। तो द बेटर इज कि आप जल्दी समझो इस चीज को। 4-5 साल लेने से अच्छा आप अभी इस चीज को समझो।
कि ज्यादा बुल मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बनते हैं, जबकि बियर मार्केट में कम पैसा लूज करने से आप अमीर बनते हैं। तो आई थिंक ये मेरा सीक्रेट नंबर 0 है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सीक्रेट नंबर 1। जो भी 10x पोटेंशियल आपको बनाना है, आपको 10x बनाना है किसी भी स्टॉक में, 5 गुना बनाना है, 4 गुना बनाना है, 3 गुना बनाना है, तो उसका सीक्रेट रिमेन्स द सेम, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। वो है सीक्रेट नंबर 1, सीक्रेट नंबर 2 एंड सीक्रेट नंबर 3। इन तीनों सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगा। सीक्रेट नंबर 1 को हम बहुत जल्दी से डाइसेक्ट करते हैं। सीक्रेट नंबर 1 है क्वालिटी। अगर आप सोशल मीडिया का एक इकोसिस्टम भी देखें या फिर यूट्यूबर्स का इकोसिस्टम देखें, क्वालिटी पर बहुत वीडियो बनाए। आपने भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। मैं आपके वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या दूसरे क्वालिटी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता रहता हूँ। आई एम अ फैन ऑफ योर वर्क। तो बहुत लोगों ने क्वालिटी पर बहुत बात की है, पीएनएल स्टेटमेंट्स किस तरह से देखना है, बैलेंस शीट्स कैसे देखनी है, एंड इट्स अ कमेंडेबल जॉब। बट हम क्वालिटी को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्वालिटी इज नॉट द एंड, इनफैक्ट इट्स जस्ट द बिगिनिंग। क्वालिटी समझ लेने से सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। क्वालिटी से, अगर आपको क्वालिटी भी समझ नहीं आता तो फिर आपका स्टॉक मार्केट में कोई काम ही नहीं है, राइट? बट तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वालिटी, यू शुड जस्ट गेट आउट ऑफ द मार्केट, बिकॉज आप इवेंचुअली कैपिटल लॉस कर लोगे। बट क्वालिटी इज ओनली वन ऑफ द पैरामीटर जो आपको चाहिए स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए। और इसीलिए हम क्वालिटी को सिर्फ 5 मिनट में डाइसेक्ट करेंगे। ये एक चार्ट है जिसको हम देखते हैं। एक्स एक्सिस पर मैंने क्वालिटी को दिखाया है, वाई एक्सिस पर मैंने वैल्यूएशन को दिखाया है। और इसको मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। हम उन क्वाड्रेंट्स को समझेंगे। मान लीजिए क्वालिटी लो है और वैल्यूएशन हाई है। Now this is the time 90% of the scams, 90% of the pump and dump, 90% of the fraud, financial frauds happen. मैं इसको अभी समझाऊंगा किस तरह से ये काम करता है। मान लीजिए क्वालिटी हाई है बट वैल्यूएशन भी बहुत हाई है। दिस इज वेयर यू गेट अंडर परफॉर्मर्स। मान लीजिए क्वालिटी लो है और वैल्यूएशन भी बहुत लो है। दिस इज वेयर यू गेट योर वैल्यू ट्रैप्स, योर लगार्ड्स। एंड जब क्वालिटी हाई है and valuation very very low है, this is where the magic happens. This is where you get your potential 10x's, potential 20x's, and this is what the value investing is all about. अब इन क्वाड्रेंट्स को दोबारा से हम समझते हैं। तो इस चीज को हम एक बार और डाइसेक्ट करते हैं कि क्वालिटी ज्यादा होती है वैल्यूएशन कम होते हैं, या क्वालिटी हाई होती है वैल्यूएशन हाई होता है, तो क्या होता है। और एग्जांपल्स के साथ एक बार शेयर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, क्वालिटी लो है और वैल्यूएशन हाई है, तो 90% ऑफ द स्कैम्स, पंप एंड डंप एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स यहाँ पर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। पिछले 5 साल के एग्जांपल्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि पुराने एग्जांपल्स ज्यादातर हम याद नहीं रख पाते हैं। तो पिछले 5 साल में क्या हुआ है। रिलायंस नेवल, जैसे रिलायंस डिफेंस करके कंपनी, जो विच वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि मोदी जी का बोला जाता है, अंबानी जी से थोड़ा सा कनेक्शन है। बट रिलायंस डिफेंस ने क्या किया कि 50 रुपए का स्टॉक था, 30 रुपए का स्टॉक था, आज की डेट में 2 रुपए का स्टॉक रह गया है, राइट? क्योंकि क्वालिटी लो थी, वैल्यूएशन बहुत हाई थे। ब्राइटकॉम कंपनी के साथ भी यही हुआ। पंप एंड डंप का शिकार बनी, या वो प्रमोटर्स के साथ हुआ या ऑपरेटर्स की तरफ से हुआ, ये अभी दैट इज द क्वेश्चन। यस बैंक में भी वैल्यूएशन बहुत बहुत हाई थे और क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी दिख रहे थे उनके बहुत हाई। जेपी एसोसिएट करीब करीब अगर 7-8 साल पहले जाए तो जेपी एसोसिएट में भी साफ सेम काम हुआ था। जेपी पावर में हुआ था, सुजलोन में हुआ था 8 से 10 साल पहले। तो ये ज्यादातर कंपनीज जो आपकी कैपिटल वाइप आउट करेंगी, वो इस क्वाड्रेंट में होंगी जहां क्वालिटी बहुत कम होगी और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होंगे, राइट? अंडर परफॉर्मर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो कंपनीज जो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी बट वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी होंगे। अगर पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं, तो किन कंपनीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछले 4 साल में कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, अलग अलग सेक्टर्स की 4 कंपनीज मैंने उठाई हैं, जो कि इवन दो मार्केट ने बहुत अच्छा किया है बट इन कंपनीज ने उतना अच्छा रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया है। द रीजन बीइंग कि
क्वालिटी तो इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन भी बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये कंपनीज लिस्ट कर रही थी। 70-70, 100-100 के, 80-80 के वैल्यूएशन पर इन्होंने लिस्ट किया हुआ है एक टाइम पर। अगर हम वैल्यू ट्रैप्स और लगार्ड्स की बात करें, जो वैल्यूएशन बहुत कम है लेकिन क्वालिटी भी इनका कम है, राइट। कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत वेल नोन एग्जांपल्स नहीं होते, क्योंकि लगार्ड्स बेसिकली 4-5 साल के लगार्ड्स को कोई याद नहीं रखता। तो जैसे कि हैथवे केबल हो गया या पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ऐसी कंपनीज हो गई जो जिन्होंने क्वालिटी वाइज पहले तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन आज की डेट में वैल्यूएशन भी कम है, लेकिन क्वालिटी लो होने के कारण ये कंपनीज बहुत अच्छा नहीं कर पा रही। और वो कंपनीज जिन्होंने 10 गुना 20 गुना पैसा बना कर दिया, ऐसी कंपनीज, मझगांव डॉक जो कि डिफेंस में कंपनी में काम किया, आज से 3 साल पहले किसी को बोलते अगर कि डिफेंस इंफ्रा की कंपनीज में इन्वेस्ट करो 4 साल पहले, तो पीपल वुड लाफ एट यू। हमने पुरानी बात, जब पिछली बार हमने ही किया था सेशन, तो भी हमने यही बात डिस्कस करी थी। मैराथन नेक्स्ट जेन, 3 साल पहले अगर किसी को रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करने को बोलते तो सेम रिएक्शन वुड बी देयर। नव भारत वेंचर्स, आज से 4 साल पहले पावर कंपनीज को कोई बेसिकली देखता भी नहीं था। क्यूपिड जैसी कंपनी जो रिटेल बेस्ड कंपनी है, लेकिन उनके वैल्यूएशंस बहुत बहुत कम थे। तो बेसिकली दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस एंड दिस इज व्हाट रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग लुक्स लाइक। ऐसी कंपनीज को उठाइए जो जिनके बारे में 2 साल 5 साल 10 साल से भी अ, शायद कोई बात नहीं कर रहा है, और क्वालिटी बहुत हाई है। तो ये बेसिकली क्वालिटी को, अगर क्वालिटी का इंपॉर्टेंस है और क्वालिटी को अगर आपको फिगर आउट करना है तो दिस इज द वे। मैंने जैसा कि बताया, क्वालिटी पर पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी बेस्ड है, बहुत कुछ है मटेरियल पढ़ने के लिए। इनफैक्ट इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि एक बहुत बड़ा जंगल बन गया है कि क्या करें, राइट। पीएनएल देखें तो क्या देखें, कौन से पैरामीटर्स देखें, बैलेंस शीट्स में जाएं तो क्या क्या देखें, और इतना सब कुछ अवेलेबल हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि ये भी करें ये भी करें। तो मैंने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। 5 मिनट के अंदर अंदर हम क्वालिटी को डाइसेक्ट करेंगे, और फिर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उस पर फोकस करेंगे। तो 5 क्वालिटी चेक्स के बारे में सिर्फ बात करूंगा, और 3 रेड फ्लैग्स के बारे में बात करूंगा, और बाकी का एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। आई थिंक दैट वुड बी फाइन, राइट। तो अगर मैं 5 क्वालिटी चेक्स के बारे में बात करूं, तो अगर किसी भी कंपनी को आप क्वालिटी पर्सपेक्टिव से चेक कर रहे हो, तो पहला तो है बुक वैल्यू ग्रोथ 10 साल का। 10 साल का बुक वैल्यू ग्रोथ तो अगर आप कंपनी का देख लो, ऑब्वियसली मैं जो डेटा की बात कर रहा हूँ हम सीएजीआर में देखेंगे। ईपीएस ग्रोथ पिछले 10 साल का, 10 साल का आरओसी, प्रमोटर होल्डिंग 10 साल का, और सेल्स ग्रोथ 10 साल का। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इस, बेसिकली मैंने बोला जैसे कि इंफॉर्मेशन के जंगल में, उसमें से सिर्फ 5 पैरामीटर्स में अगर आपको देना चाहूँ तो आप ये कर लोगे, तो आपका क्वालिटी विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। बुक वैल्यू ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ, तीनों ही 10% से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 10% से ज्यादा होना चाहिए, राइट। बिजनेस जो है एक सिक्लिकल नेचर का होता है। कोई भी अगर हम बात करें, किसी भी कंपनी ने अगर पिछले 10 साल में 10% सीएजीआर से बुक वैल्यू ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दिया, इसका मतलब कभी ना कभी उसने 15 से 20% का बुक वैल्यू ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ भी देखा होगा, कभी उसने 5% का भी देखा होगा, कभी हो सकता है -1% भी दिया हो। लेकिन अगर उसमें पिछले 10 साल में 10% से ज्यादा का ग्रोथ दिया है इन तीनों पैरामीटर्स में, तो आपको उन्हें क्वालिटी कंपनीज बताना होगा। आरओसी कंसिस्टेंट है, या फिर एवरेज भी अगर 10 के ऊपर है, डबल डिजिट आई वुड से, तो वो क्वालिटी होगा। और प्रमोटर होल्डिंग आपको कंसिस्टेंट चेक करना होगा कि 10 साल से कंसिस्टेंट है या फिर ग्रो कर रहा है। तो ये 5 ही क्वालिटी चेक्स हैं जिनको आप करके अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। और 3 रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपको देखना होगा, वो है प्रमोटर प्लेजिंग, क्वालिटी टर्नओवर, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। प्रमोटर प्लेजिंग आपका 0% होना चाहिए, वो परसेंटेज जो प्रमोटर प्लेज कर देते हैं पर्सनल लोन्स लेने के लिए, वो प्रेफरेबली 0% होना चाहिए। क्वालिटी टर्नओवर जो कि अदर इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू है, वो आपका 10% से कम होना चाहिए। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो कंपनी की एबिलिटी है इबिट से इंटरेस्ट पे करने की, वो 4 से ज्यादा होना चाहिए।
अगर आप नॉन फाइनेंस हैं तो भी ये सारे फॉर्मूलाज आपको बहुत ही फ्री वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। आप प्रमोटर प्लेजिंग डालेंगे, वो आपको डेटा दे देगा। तो अगर हम फ्री वेबसाइट्स की भी बात करते हैं जैसे स्क्रीनर्स एंड ऑल, तो वहां पर डेटा कुछ इस तरह से ऑलरेडी दिख जाता है। जैसे कि अगर मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है या फिर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखना है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, तो आप किसी भी फ्री वेबसाइट्स पे जाके इस तरह से ये डेटा को देख सकते हैं। तो आफ्टर डाइसेक्टिंग क्वालिटी इन 5 मिनट्स, मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आता हूं, वो है वैल्यूएशन। और जो कि सबसे मेन टॉपिक है इन करंट मार्केट ऑल्सो एंड इन ओवरऑल ऑल्सो। क्योंकि दोबारा से एक इस चार्ट को देखते हैं हम, जहां पर हमने क्वालिटी और वैल्यूएशन के रिलेशन के बारे में बात करी। तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके क्वालिटी आपके फेवर में है, तो या तो आपको अंडर परफॉर्मर मिलता है, या फिर तो आपको 10x पोटेंशियल, या फिर जो भी बड़ा पैसा बनाने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो जो है वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव। इवन दो क्वालिटी इज हाई, एक चांस है कि आप पैसा नहीं बनाएंगे, राइट, अगर आपको अंडर परफॉर्मर मिल जाता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन आपके फेवर में है, तो आई वुड से कि इस क्वाड्रेंट में तो आप पैसा बनाते ही बनाते हो, यहां भी एक चांस होता है कि आप पैसा बना सकते हो। क्योंकि वैल्यू ट्रैप्स और लगार्ड्स क्या हैं, इनको हम समझते हैं। वैल्यू ट्रैप्स लगार्ड्स वो है जहां पर कुछ ना कुछ बॉटल नेक है, कोई रेगुलेशन का इशू है, या फिर कोई सेक्टरल हेडविंड चल रहा है, कंपनी का हेडविंड चल रहा है, कोई मैनेजमेंट इशू चल रहा है, उसकी वजह से कंपनी में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, कंपनी के स्टॉक्स जो है पूरी तरह से लगाड़ बन चुके हैं, राइट। तो अगर जैसे कि वो बैटल नेक्स जिनके बारे में मैंने बात करी, वो रिमूव होते हैं, तो देर इज अ चांस कि ये भी एक बड़ा पैसा आपको बनाकर देते हैं आने वाले 2 से 4 साल में। तो मैं अगर ये कहूं कि वैल्यूएशन आपके फेवर में है, तो 75% चांस है कि आप एक बड़ा पैसा बनाएंगे, जबकि क्वालिटी आपके फेवर में है तो 50% चांस है कि आप बड़ा पैसा बनाएंगे। तो ये कोई एग्जीगरेशन नहीं होगा। मुझसे अगर पूछा जाए एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, मेरा व्यू बाइज्ड है, लेकिन फिर भी मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैं यही बोलता हूँ कि क्वालिटी और वैल्यूएशन में से अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आपको ढूंढना पड़े, ऑफ कोर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट आपको ढूंढना पड़े, तो मैं वैल्यूएशन को ज्यादा तवज्जो दूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, 75% चांस है कि आप एक बड़ा पैसा बना सकते हो। लगार्ड्स भी बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं एक टाइम आने पर, राइट। तो वैल्यूएशन की बात हमने करी, इंपॉर्टेंस को समझा, अब वैल्यूएशन करें कैसे, ऑब्वियसली, राइट। जब भी वैल्यूएशन की बात होती है, एक पैरामीटर सामने आता है, वो है प्राइस टू अर्निंग। आप मार्केट में घुसो, आप किसी भी रिलेटिव से, चाचा मामा फूफा से एडवाइस लो, या फिर आपके साथ के जो नेक्स्ट डोर एडवाइजर या नेक्स्ट डोर एक्सपर्ट हैं, आप उनसे बात करो, तो प्राइस टू अर्निंग के बारे में बात होती है, राइट। जो एक अजम्पशन है वो ये है कि प्राइस टू अर्निंग नीचे जाए तो अंडर वैल्यूड है स्टॉक, और प्राइस टू अर्निंग ऊपर होता है तो स्टॉक होता है ओवर वैल्यूड। तो एक अजम्पशन उसके पीछे वो ये है कि प्राइस नीचे जाता है तो प्राइस टू अर्निंग भी नीचे जाता है, तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। और प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस टू अर्निंग भी ऊपर जाता है, तो वहां पर कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड हो जाती है। बट एक चीज है जिसको ज्यादातर लोग डिस्काउंट करते हैं, वो है जब अर्निंग्स नीचे जाती है तो प्राइस टू अर्निंग शूट्स अप, और जब अर्निंग गोज अप तो प्राइस टू अर्निंग टम्बल्स डाउन। नाउ दिस इज वन थिंग दैट लॉट ऑफ पीपल डिस्काउंट इन देयर एनालिसिस। आप प्राइस को समझिए कि प्राइस ऊपर जाएगा एक महीने में 10%, 12%, 15%, राइट। तो प्राइस टू अर्निंग भी 10 से 12, 15% तक ऊपर जाएगा। या फिर प्राइस अगर नीचे आएगा 10%, तो प्राइस टू अर्निंग भी 10% से नीचे आएगा। लेकिन जब अर्निंग्स ऊपर नीचे जाती हैं, तो वो 30 से 40% और डबल भी जा सकती है, और 50% भी हो सकती है। आज आपने कोई स्टॉक 10 के पीवाई पर खरीदा, और अगर अर्निंग्स कल की डेट में आधी हो जाती है नए क्वार्टरली रिजल्ट्स आने की वजह से, तो आपका प्राइस टू अर्निंग 20 हो जाता है। तो वो स्टॉक जो आपको कल तक अंडर वैल्यूड लग रहा था, आज आपको ओवर वैल्यूड लग सकता है। इसका मैं आपको एक साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये एक लीडिंग स्टील कंपनी का एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी। तो मैंने क्या सोचा, प्राइस टू अर्निंग अगर बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, रेलेवेंसी अगर हमको चेक ही करनी है,
तो सबसे पहले तो प्राइस और प्राइस टू अर्निंग को ही चेक कर लें कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। तो अगर मैं 2014 का एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग कंपनी का है वो करीब करीब 10 से 12 के बीच में है। एंड स्टॉक ने अच्छा खासा एक पीक बनाया है वहां पर, राइट। हम्म। और फिर यहाँ से प्राइस टू अर्निंग जाता है करीब करीब 20 और 22 पर, और यहाँ पर स्टॉक प्राइस एक बॉटम टाइप का बना रहा है। तो दैट एक्चुअली गोज अगेंस्ट जो सिखाया जाता है कि प्राइस टू अर्निंग कम हो तो खरीद लो, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा हो तो बेच दो। तो ओके, मे बी जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल। 2017 में फिर से यही हुआ, जब प्राइस टू अर्निंग आपका 25 के आसपास है, जब आपको ज्यादातर लोग बोलेंगे कि यार स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्टॉक में मत जाओ, तो वो स्टॉक प्राइस एक्चुअली कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। पिछले 4-5 साल का कंसोलिडेशन, जो कि आपने लोएस्ट पीवाई पर खरीद के बनाया। आपने यहाँ पर खरीदा, 4 साल तक उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पर से वो ऊपर जा रहा है। और प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 40 के आसपास है, और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर स्टॉक डबल हो गया। और प्राइस टू अर्निंग आप देखो तो करीब करीब 7 से 8 है। यहाँ पर एवरीवन विल बी टेलिंग यू कि यार ये स्टॉक तो बहुत अंडर वैल्यूड है, 8 का पीवाई ही है, और देखो अर्निंग पर शेयर भी ऊपर जा रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। और ये हुआ भी। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, ज्यादातर लोगों ने इस टाइम पर इस स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन दिया, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग 8 है और अर्निंग पर शेयर भाग रहा है, राइट। द एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस इन 2021 ऑल्सो। आप देखिए यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग कितना है, 30 और 32 के आसपास है। स्टॉक अगेन आपके कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ रहा है, वो कंसोलिडेशन जो आपने पीवाई 8 पर बनाया, राइट। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पर खरीदा तो आपने, आपका स्टॉक 75% से करेक्ट हुआ है। ये 80 रुपए का भाव है, 80 रुपए से सीधा सीधा 20 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास ये गिरा है। तो करीब करीब 60 से 70% का ड्रॉ डाउन देखने को मिला आपको आने वाले 3 साल में। अगर आपने कैपिटल लॉस ले लिया तो आपने 10-15% जो भी कैपिटल लॉस लिया वो यहाँ पर ले लिया। और जब ये आपका 0-0 हुआ तो स्टॉक का पीवाई है 30-35, और यहाँ पर आप एग्जिट कर दोगे, और यहाँ से स्टॉक फिर से 2 गुना या 2.5 गुना बनाएगा। और फिर इसका पीवाई रेशो 5 पर आ गया जब। तो बेसिकली स्टॉक टॉप बना रहा है, तो पीवाई रेशियो उसका 5 है, 7 है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट स्टॉक, एवरीवन इज, एवरी मीडिया हाउस इज कवरिंग दैट स्टॉक, एवरी इन्फ्लुएंसर इज कवरिंग दैट स्टॉक। और जब वो स्टॉक जो बॉटम बना रहा है या फिर कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहा है, तब उसका पीवाई 35 है, 30 है, एंड एवरीवन इज टेलिंग यू नॉट टू बाय दैट कंपनी। तो दिस, इन दिस एग्जांपल हमने ये देख लिया है कि स्टॉक प्राइस और स्टॉक का पीवाई ही मैच नहीं कर रहा। अच्छा, आपको 3 तरह के कंडीशन मिलेंगी। एक तो वहां जहां प्राइस टू अर्निंग इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, जैसा कि ये कंडीशन। एक और टाइप का एग्जांपल आपको मिलेंगे जहां पर प्राइस और प्राइस टू अर्निंग में कोई भी प्रोपोर्शनलिटी है ही नहीं। हाँ, अगर आप हिंड साइड में देखो तो हो सकता है आप बोल सकते हो कि हाँ लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट अगर आप जब प्रेजेंट में देखोगे तो कोई बेसिकली उनमें नहीं है, समानता कह सकते हैं उसको। और एक छोटा सा सेगमेंट मिलेगा जहां प्राइस और प्राइस टू अर्निंग एक साथ चलते हुए आपको दिखेंगे, राइट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट। माई पॉइंट इज कि एक बिजनेस के 6 पार्ट होते हैं: स्टार्टअप, हाइपर ग्रोथ, सेल्फ फंडिंग, ऑपरेटिंग, और कैपिटल रिटर्न, और डिक्लाइन। और उसमें सिर्फ एक पार्ट होता है जहां पर प्राइस टू अर्निंग एक्चुअली रेलेवेंट होता है। एंड माय पॉइंट इज, डू नॉट यूज पीवाई रेशो। ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं एंड वो वैल्यूएशन को अपना, या वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपना बेसिकली हथियार बना के इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वो ज्यादातर उनमें से लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि प्राइस टू अर्निंग को वैल्यूएशन समझ लेते हैं और लो प्राइस टू अर्निंग पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब उनका पैसा नहीं बनता तो वो लोग बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग काम नहीं करता। तो ये है गलत तरीके की वैल्यू इन्वेस्टिंग। दूसरा एक और एग्जांपल आता है कि स्टॉक 20% करेक्ट किया और लोग घुस जाते हैं, वो भी एक गलत तरीके की वैल्यू इन्वेस्टिंग है। उस मेथड को हम तीसरे सेगमेंट में तोड़ेंगे।
तो ये थे निखिल गंगिल जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात की। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कहाँ गलती करते हैं, और इसके बाद हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे कि क्वालिटी और वैल्यूएशन, इनके बारे में बात की है। आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा विस्तार से देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम फिर से देखेंगे और भी ज़्यादा जो पैरामीटर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.